Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the work, energy and power, which is your unit number 5, out of which I will discuss the work. देखो बेटा, आमतौर पर इन एवरीडे लैंग्वेज हम तो इन टर्म्स को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वर्क हो, एनर्जी हो, पावर हो, हम इन टर्म्स को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। स्पेशली अगर आपने बंदा देखा होगा, बंदा पढ़ा रहा है, बंदा पढ़ रहा है, बंदा पका रहा है, बंदा खेत में काम कर रहा है, बंदा किसी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहा है, बाद में ऑब्जेक्ट चले या ना चले हम कहते हैं कि काम कर रहा है बंदा। तो एक्चुअली जो हमारी एवरीडे लाइफ में एक्चुअली हम इन टर्म्स का जो मीनिंग लेते हैं ना, साइंस इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट। साइंस वो मीनिंग एक्चुअली नहीं देता है हर जगह में जो हम एक्चुअली आमतौर पर अपनी कॉमन लाइफ में इनका यूज़ कॉमन लाइफ में हम बोलते हैं। सो एक्चुअली साइंस एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट्स दीज डेफिनेशंस व्हाट वी एक्चुअली प्रोवाइड टू दीज इन आवर दीज टर्म्स इन आवर डेली लाइफ। सो डेली लाइफ में जो जो चीज़ हम कहते हैं, हम हर किसी कोई भी बंदा आप देखो, जो कुछ भी वो कर रहा है हम कह रहे हैं वो काम कर रहा है। बंदा खा रहा है, काम कर रहा है। बंदा धक्का दे रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, बाद में ऑब्जेक्ट नहीं चल पा रहा, हम कह रहे हैं काम कर रहा है। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूंगा। अगर आप ही से मैं कहूँगा कि कुछ 10 50 60 किताबें हैं, इनको शेल्व्स में रखना है और बाद में वहाँ से 10-30 किताबें नीचे रखना है, तो आप कहोगे हमें 1 घंटा काम करना पड़ेगा इसके लिए। You will say that I have to do some work in putting these books on the shelves or taking the other books from the shelves. So I have to do some work. तो therefore उसके लिए हमने क्या करना है, आप ये कहोगे कि मैं थक भी जाऊंगा इसमें और फिर बाद में मुझे भूख भी लगी, तो मुझे भूख जब आपको लगी तो खाना पड़ेगा, आपको फिर से एनर्जी रिगेन करने के लिए, फिर से काम करने के लिए। तो ऑब्वियसली बेटा, यहाँ पे अगर आप देखोगे, हम अगर वर्क को प्रिसाइजली डिफाइन करते हैं। आमतौर पर मैंने आपको कहा हमारी एवरीडे लाइफ में वर्क, हम हर एक काम को हम कहते हैं, हर एक चीज़ को हम कहते हैं ये वर्क हुई। यहाँ पे बंदा एक्चुअली वहाँ पे बैठा है, पत्थर को धक्का मार रहा है, लेकिन पत्थर मूव नहीं कर रहा है, उसे पसीना आ रहा है, फिर भी हम कह रहे हैं कि काम हो रहा है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आप घर में पका रहे हो, आधा घंटे आप खड़ा रहे, फिर आपको कह रहे हो बहुत काम किया मैंने आज। तो देयरफॉर एवरीडे लाइफ में जो डेफिनेशन हम वर्क को प्रोवाइड करेंगे, इट विल बी टोटली डिफरेंट व्हाट विल बी डिफाइंड इन एज फार एज फिजिक्स इज कंसिडर्ड। सो वी विल डिस्कस इट इन द कमिंग टाइम। सो लेकिन यहाँ पे आप फिर से मैं आपको थोड़ा सा इसकी आउटलाइन दूंगा। पहले हम एक्चुअली वर्क थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सो देयरफॉर अगर हम देखेंगे फिजिक्स में, हम ये वर्क और एनर्जी स्पेशली, ये हम इनका प्रिसाइज मीनिंग होता है। इनको हमें कंफ्यूज नहीं करना है अपनी एवरीडे लाइफ की मीनिंग से, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको कह रहा था, हमने लिफ्ट करने हैं बॉक्सेस या बुक्स, हमने लाइब्रेरी में डालने हैं, तो उस समय हम हो जाते हैं, हम थक भी जाते हैं, हम भूख भी हमें लगती है, तो हमें खाने के लिए कुछ उस वक्त चाहिए टू गेट द मोर एनर्जी। तो आमतौर पर वो डिफाइन वर्क, तो देयरफॉर नाउ हम इस वर्क को किस तरह डिफाइन करते हैं इससे। तो देयरफॉर एक और चीज़ बिफोर प्रोवाइडिंग यू डेफिनेशन, अगर मैं एक गाड़ी की बात आपसे करूं कि अगर हमने एक्सेलरेट करना है एक ऑब्जेक्ट को, एक गाड़ी को विथ अ ग्रेटर स्पीड, तो ऑब्वियसली उसको ग्रेटर स्पीड से आपने एक्सेलरेट करना है, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली बिकॉज आपकी स्पीड डिपेंड्स ऑन काइनेटिक, जब जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतनी ज़्यादा स्पीड, उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन। तो देयरफॉर इस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए आपने तो ऑब्वियसली क्या करना है, आपने अप्लाई फोर्स पे करना है। वी हैव टू अप्लाई द फोर्स टू इंक्रीज द स्पीड। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट को हमने डीएक्सेलरेट करना है, ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है, उसको डीएक्सेलरेट करना है, तो हमें ऑब्वियसली इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करनी पड़ेगी। वंस अगेन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए वंस अगेन एन एक्सटर्नल फोर्स, एक फोर्स लगाना पड़ेगा उसको। तो देयरफॉर हम देखिए, एक्सेलरेट करना है तब भी फोर्स लगाना है, डीएक्सेलरेट करना है तब भी फोर्स लगाना है। तो what we account for these changes, that is change in kinetic, either increase in kinetic energy or decrease in kinetic energy. That's we account for the changes in kinetic energy by saying that your force has transmitted energy to the object from yourself or from the object to yourself. तो देयरफॉर हम क्या कहते हैं, हम इसमें कहते हैं कि एक्चुअली हमारा वही फोर्स है जो हम उस ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, यही अकाउंट तो करता है इसकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए। तो एक्चुअली आमतौर पर जो सारा कुछ मुआवजा यहाँ पे हो रहा है, चाहे आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट डीएक्सेलरेट हो रहा है, हो किस वजह से रहा है, इट इज एक्चुअली द फोर्स विच यू आर अप्लाइंग, या वो जो ऑब्जेक्ट आप पे अप्लाई कर रहा है। तो आमतौर पर जो ये किसके इर्द गिर्द घूमता है, ये आपके फोर्स के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर इन सच ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वाया फोर्स, यानी कि जो एक्चुअली फोर्स की वजह से हम एक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं ऑब्जेक्ट को, या ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करता है, हम कहते हैं वर्क इज सेड टू बी डन। उसी को हम कहते हैं बाद में कि एक्चुअली काम हुआ है, वर्क इज सेड टू बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द फोर्स, उस ऑब्जेक्ट पे काम हुआ है हमारे फोर्स की वजह से, ठीक है ना। तो आप सिंपल में इस तरह याद रख सकते हो, ये जो वर्क है ना, दिस वी कैन डिफाइन इट एज वर्क एज द एनर्जी ट्रांसफर टू और फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट
बाय मीन्स ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये जो वर्क है ना, इसको हम कहते हैं ये एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर है एक ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट से किसी दूसरे पार्ट पे, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे, टू और फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बाय मीन्स ऑफ फोर्स। यानी फोर्स की वजह से एक्चुअली हम कहते हैं जो वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, या हमारी तरफ से एक ऑब्जेक्ट पे या ऑब्जेक्ट की तरफ हम पे, तो देयरफॉर फोर्स की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर हुई उसी को हम वर्क कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं भी कह रहा था, जैसे हम एक गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, तो धक्का जब हमने उसको दिया, एक्चुअली वी आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑन इट, तो उस फोर्स की वजह से जो हम अप्लाई करें एक एनर्जी ट्रांसफर होती है गाड़ी पे, तो गाड़ी पे काम हो जाता है, हम सिंपली कहते हैं गाड़ी चलने लगती है। ठीक है ना। इस तरह यहाँ गाड़ी जब आपने डीएक्सेलरेट की, गाड़ी आपको धक्का देगी, कहीं कहीं पे फेंक देगी, तो एक्चुअली गाड़ी ने क्या किया, गाड़ी ने फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स की वजह से वहां पे काम हुआ जिसकी वजह से आपको चोट लगी। ठीक है ना। तो वही मैं कह रहा था, अगर हम एक्सेलरेट करें या डीएक्सेलरेट करें तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, उसी फोर्स की वजह से उस पर काम होगा। तो देयरफॉर व्हाट इज वर्क? वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफर टू और फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट बाय मींस ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। लिखूंगा भी मैं यहाँ पे। तो देयरफॉर work usually denoted by capital W, remember, is the energy transferred to or from an object by means of a force एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो वही कहते हैं वर्क क्या है? वर्क एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर है ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट की तरफ हम पे, टू और फ्रॉम ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट को एनर्जी ट्रांसफर होगी, ऑब्जेक्ट ही एनर्जी ट्रांसफर करेगा बाय मींस ऑफ फोर्स। मगर किस तरीके से? फोर्स की वजह से, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहा है। गाड़ी को हम धक्का दे रहे हैं, एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग बेटा, वी आर अप्लाइंग फोर्स, उसी फोर्स की वजह से उस गाड़ी पे काम हो रहा है। या कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, तो उस फोर्स की वजह से उस पर काम हो रहा है। तो वही हम कहते हैं कि एक्चुअली जो वर्क है ना, ये एनर्जी ट्रांसफर है टू और फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट बाय मींस ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब एवरी एनर्जी ट्रांसफर जो है टू ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव वर्क भी हो सकता है। एनर्जी ट्रांसफर की होने की वजह से जो कहाँ पे काम होगा वो तो पॉजिटिव वर्क भी हो सकता है। एंड एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, यानी कि अब वर्क हमारे पास पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो वर्क भी होगा, वो हम एक्चुअली आगे देखेंगे। लेकिन इतना पहले आप याद रखो कि जो एनर्जी ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट, जब एनर्जी ट्रांसफर किसको होगी? ऑब्जेक्ट को होगी, देन वर्क जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। एंड एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जब एनर्जी ट्रांसफर किससे होती है? ऑब्जेक्ट से होती है, तब वर्क इज नेगेटिव, तब वर्क हमारा क्या होता है? वर्क नेगेटिव होता है। ठीक है ना। तो देयरफॉर वर्क, अब हम क्या कह सकते हैं? वर्क जो है ना, देन इट इज ट्रांसफर्ड एनर्जी। ठीक है ना। तो डूइंग वर्क हम कह सकते हैं इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द एनर्जी। हम कहते हैं ना वर्क एंड डूइंग वर्क हम कहते हैं इज द ट्रांसफर्ड एनर्जी, बट डूइंग वर्क मीन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग दिस एनर्जी। ठीक है ना। अब द टर्म ट्रांसफर यहाँ पे, हाँ ट्रांसफर यहाँ पे एक्चुअली आपको कोई मिसलीड ना हो, क्योंकि ट्रांसफर को आप यहाँ टर्म जो मैंने ट्रांसफर यहाँ पे लिया ना, ट्रांसफर जो वर्ड टर्म है ना, इसको आपने अंडरस्टैंड करना बस। द टर्म ट्रांसफर ये मिसलीडिंग भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इट डज नॉट मीन दैट एनीथिंग मटेरियल फ्लोज, कुछ फ्लो हो रहा है इनटू और आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट से बाहर। रादर दिस ट्रांसफर इज नॉट लाइक जस्ट लाइक फ्लो ऑफ वाटर। वैसा फ्लो नहीं है जैसे हम कहते हैं कि द वाटर इज फ्लोइंग, उसमें एक्चुअली मटेरियल फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर होता है ना, जो एनर्जी ट्रांसफर, इट इज नॉट लाइक द मटेरियल फ्लो, वैसा फ्लो नहीं होता है। रादर इट इज लाइक द, मैं आपको कैसे समझ, फॉर एग्जांपल लेट मी आस्क यू, इट इज लाइक द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी। यानी जिस तरह फॉर एग्जांपल दो बैंक अकाउंट्स में आप देखोगे, इन टू बैंक अकाउंट्स द नंबर इन वन अकाउंट गोज अप व्हाइल द नंबर ऑफ मनी या द अमाउंट ऑफ मनी इन द अदर अकाउंट गोज डाउन। with nothing material passing between the two accounts। आपने देखा जैसे दो अकाउंट्स, फॉर एग्जांपल आपने किसी एक अकाउंट से आप एम पे तो चलाते हो, उसमें आप जब पैसे ट्रांसफर करते हो तो एक आपके अकाउंट से मनी वहाँ पे क्या हो जाता है, वो आपके वहाँ पे आपको डेबिट हो जाता है, कम हो जाता है, वाइल दूसरे अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है ना। तो आपके अकाउंट में मनी क्या हो गया? कम हो गया, नंबर कम हो गया, लेकिन उसके दूसरे जिस अकाउंट में आपने ट्रांसफर किया उसमें अमाउंट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। लेकिन क्या रियलिटी में वहाँ पे कुछ फ्लो हुआ, कुछ मटेरियल फ्लो हुआ? नहीं, वहाँ पे कुछ फ्लो नहीं हुआ है।
तो वही उसी को यहाँ पे आपने वही ट्रांसफर लेना है, एंड इट इज नॉट द ट्रांसफर ऑफ, इट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल. इट्स लाइक द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी बिटवीन टू बैंक अकाउंट्स. द नंबर इन वन अकाउंट गोज अप while as the number in the second account goes down with nothing material passing between the two accounts. ठीक है ना. तो याद रखना है आपने that we are not concerned here with the common meaning of word work. कॉमन मीनिंग के साथ आपने नहीं है, साइंस का मीनिंग लेना है आपने, which implies, जिससे कॉमन मीनिंग में हम लेते हैं कि which implies any physical or mental labor is work. कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप कोई भी करो, मेंटल आप सोचते हो, वो भी उसको भी हम काम कहते हैं. एनी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी इन अवर डेली लाइफ वी कंसिडर इट एज अ वर्क, बट हियर वी विल नॉट बी डीलिंग विद दैट. हियर वी विल बी डीलिंग विद द वर्क व्हिच इज एक्सप्लेन्ड बाय फिजिक्स. फॉर एग्जांपल मैं आपको भी कह रहा है कि इफ यू पुश हार्ड अगेंस्ट अ वॉल, एक दीवार से आप एक्चुअली उसको धक्का मार रहे हो उसको, हम तो थक जाते हैं ऑब्वियसली कंटिन्यूअसली. जब हमारी मसल्स कंट्रैक्ट होती है तो एक्चुअली उसकी जो हमें फोर्स लगाना पड़ता है उस पर, तो कॉमन सेंस में हम क्या कहते हैं, हम काम कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे हम एनर्जी सर्फ अपनी कर रहे हैं, पसीना आ रहा है हमें, हम थक जाते हैं, तो हम कहते हैं इसको ये भी काम है, कहते हैं ना. हाउएवर इस एफर्ट को डज नॉट, इस एफर्ट में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है, नहीं होती है. हाउएवर सच एफर्ट डज नॉट कॉज एन एनर्जी ट्रांसफर टू और फ्रॉम द वॉल. ना तो आप वॉल को एनर्जी ट्रांसफर करते हो, ना तो वॉल आपको एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है. एंड दस हम कहते हैं कि नो वर्क हैज बीन डन ऑन द वॉल एज डिफाइंड. जो जिस तरह हम खुद सोचते हैं कि हमने वॉल पे काम किया, लेकिन फिजिक्स कहता है वहाँ पे आपने काम नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नहीं हुआ. ऑब्जेक्ट या तो वॉल ने एनर्जी ना ली ना दी वहाँ पे, तो देयर पर वहाँ पे कोई वर्क नहीं हुआ. तो इन कंफ्यूजन उसको एक्चुअली अवॉइड करने के लिए हम आमतौर पर जो W यहाँ पे वर्क हम लेते हैं, वेट WMG अलग लिया जाएगा. ये कंफ्यूजन उसको आपको एक्चुअली दूर किया जाएगा इसमें, ठीक है ना. तो अब आपको याद रहा बेसिकली जो हमारे पास वर्क है ना, ये क्या है, ट्रांसफर्ड एनर्जी है. डूइंग वर्क इज नथिंग बट इट इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी. ये वो टर्म आपने याद रखनी है. बेसिकली वर्क इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, खुद लिख लेना. बेसिकली वर्क इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. डूइंग वर्क इज नथिंग बट द एक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. ये डूइंग वर्क है ना, एक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. चलो इसमें यहाँ पे भी मैं ये टर्म बना के रखूंगा आपके लिए, दैट वर्क इज ट्रांसफर्ड एनर्जी, ये एक हो गया. और दूसरा डूइंग वर्क इज नथिंग बट द एक्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. ठीक है ना. तो अब आपको समझ में आया होगा कि वर्क एक्चुअली है क्या. वर्क सिंपली क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. जब ऑब्जेक्ट को एनर्जी ट्रांसफर की जाती है, ऑब्जेक्ट ही ट्रांसफर एनर्जी की करता है, और हम कहते हैं वर्क इज डन, तब क्या कहते हैं, वहाँ पे एक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुई है. तो अगर हम क्वांटिटेटिवली देखेंगे, अब वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन द बॉडी इज एक्चुअली डिस्प्लेस्ड थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. अब क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन हमने दी. अब देखो, जब एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो इस एनर्जी ट्रांसफर का जो एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर का जो मकसद था वो क्या है. अब इसका जो काम यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर एक्चुअली जो करता है वो अब हमने देखना है क्वांटिटेटिवली. अब क्वांटिटेटिवली वी विल सी दैट कि एक्चुअली जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, जब हमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, तो वैसे हमने कहा बेटा हमने एनर्जी उस पर ट्रांसफर हुई, अब उस पर काम हुआ. लेकिन वो काम कैसे दिखेगा, वो काम हमको दिखेगा कि जब वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह छोड़ देगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. यानी कि अब आपको पता कैसे चलेगा कि एक्चुअली यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हुई है, ऑब्जेक्ट पे काम हुआ है, ऑब्जेक्ट ने काम किया है. तो बेटा उसके लिए आपको क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन किया जाता है कि जब भी एनर्जी ट्रांसफर होगी, उसी को कहते हैं वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स. कोई फोर्स जब आपने लगाया, अब ये फोर्स काम आपको कब पता चलेगा इस फोर्स ने काम किया है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली डिस्प्लेस्ड. जब ऑब्जेक्ट अपनी जगह से क्या किया गया, डिस्प्लेस किया गया है कुछ डिस्टेंस से, फ्रॉम डिस्प्लेस्ड थ्रू सम डिस्टेंस बट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, तब हम कहते हैं अब काम हुआ है. वंस अगेन आई एम सेइंग कि अभी हमने देखा वर्क क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है टू द ऑब्जेक्ट और फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. अब हमको पता कैसे चलेगा कि अब जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है यहाँ पे हमारे फोर्स की वजह से या ना हुई है. तो आपको क्वांटिटेटिवली उसका एक्सप्लेन किया जाता है कि हाँ, आपका जो फोर्स जो आपने लगाया था, जिसकी वजह से जो एक्चुअली जो एनर्जी ट्रांसफर हुई, उसकी वजह से काम तब होगा जब आपका ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. अगर ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ, तब आप कहोगे कि एक्चुअली वहां पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुआ है, तब जो फोर्स आपने लगाया उस फोर्स ने काम नहीं किया. Remember this thing. So therefore, what we quantitatively see is, we will say work is said to be done by a force when the
body is displaced actually through some distance in the direction of the applied फोर्स। अब यह टर्म एक्चुअली बेटा ये सारा कुछ यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही है कि एक्चुअली जो आपने काम फोर्स लगाया था, अब उस फोर्स की वजह से काम हुआ कि नहीं हुआ वो आपको पता कैसे चलेगा। वो आपको इस तरह पता चलेगा अगर आपके फोर्स लगाने की वजह से वहाँ पे ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब काम हुआ है। अगर वहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हुआ, वो अपनी ही जगह पे रहा, तो वहाँ पे काम नहीं हुआ, तो विच मीन्स वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई। अब पिछले एग्जाम्पल याद करो जिसमें मैंने कहा था एक बंदा दीवार को धक्का मार रहा है, दिन भर धक्का मार रहा है, दिन भर धक्का मार रहा है, पसीना उसको आ रहा है, वो बहुत थका हुआ है, थका आ रहा हुआ बंदा है। क्या आप उसको आप कहोगे कि उसने काम किया? नो, यू विल नेवर से दैट वर्क हैज बीन डन। व्हाई? बिकॉज पता कैसे चलेगा? पता चलता है हमें जब हम फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है। क्या वाल अपनी जगह डिस्प्लेस हुआ? नहीं हुआ अपनी जगह से डिस्प्लेस वाल। ये जो दीवार थी अपनी जगह से आपने फोर्स लगाया, धक्का मारा, लेकिन ये वाल अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ, इसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। तो बेटा उसकी वजह से जब उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी तो उसकी वजह से क्या हुआ? वर्क, हम कहते हैं कि वर्क वहां पे नहीं हुआ, विच मीन्स वहां पे कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुआ। जो एनर्जी वहां आपने लगाई वहां पे, वो तो फजूल में जाया हो गई वहां पे, क्योंकि वहां पे काम, फिजिक्स कहता है कि आपने वहां पे काम नहीं किया। इसी तरह एक बंदा अपनी जगह बैठा है, पढ़ रहा है, दिन भर पढ़ रहा है, तो आप कहते हो ओहो बहुत काम किया इसने आज, इसने बहुत सारा पढ़ा। लेकिन फिजिक्स कहता है कि बेटा इसने कोई काम नहीं किया, बिकॉज जो एनर्जी उसने लगाई उस एनर्जी की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट वहां पे, जिस जगह पे वो था वो उसी जगह पे रहा, कोई उसकी डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आई, वो डिस्प्लेस नहीं हुआ अपनी जगह से, तो वहां पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुआ, तो वहां पे काम नहीं हुआ। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं, जैसे मैंने अभी कहा था कि आप हर किसी मेंटल दिस यू कैन नॉट से दैट एवरी दिस मेंटल और लेबर और फिजिकल लेबर इज अ वर्क। यहाँ पे आप खुद से अब अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब फिजिक्स ने कदगन लगाई, रिस्ट्रिक्शन लगाई, आप किस किस चीज़ को आप काम बोल सकते हो, किस किस को नहीं बोलते हो। तो सिंपल में याद रखना है, उस चीज़ को काम बोला जा सकता, उस फिजिकल एक्टिविटी को हम काम कह सकते हैं जिसमें फोर्स लगा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब काम हुआ। अदरवाइज आप कुछ भी करो काम नहीं हुआ, नटशल में। ठीक है ना? तो याद रखो, how when there is no displacement in the direction of applied force, no work is said to be done. That's work done is zero in that case. When the displacement of body in the direction of force is zero, उसमें हम कहते हैं कि work done कितना है? Zero है। In fact जो work done है ना by the force, it is now the product of component of force in the direction of the displacement and magnitude of displacement। यानी कि आमतौर पर हम कहते भी है कि अब फोर्स किसके बराबर, वर्क डन किसके बराबर है। यहाँ तक को अब डेफिनेशन आपको सारा कुछ समझ में आएगा, वर्क का तो कॉन्सेप्ट आपको मिला होगा अब। तो देयरफॉर अब हम देखेंगे कि एक्चुअली जब हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव करता है। अब वर्क जब होता है ऑब्जेक्ट पे तो वर्क किसके बराबर होता है? आमतौर पर आपको ये भी पता है, वर्क इज सिंपल इक्विवेलेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज आपने फोर्स लगाया, उस फोर्स की वजह से एनर्जी ट्रांसफर हुई, एनर्जी ट्रांसफर होने की वजह से ऑब्जेक्ट चल पड़ा, उसने अपनी डिस्प्लेसमेंट, उसने अपनी ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन डिस्प्लेस की, कुछ डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, तो देयरफॉर कुछ डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल किया, तो देयरफॉर ऑब्वियसली आपको पता है जो वर्क डन होता है ना वो सिंपली किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ, तो वो किसके बराबर बन जाता है? फोर्स के बराबर बन जाता है। वो भी हम लेटर ऑन में देखेंगे, लेकिन पहले हम प्रिसाइज थिंकिंग से स्टार्ट करेंगे कि वर्क डन जो है ना बाय द फॉर्म, in fact we will say the work done by the force is the product of actually component of the force in the direction of displacement and magnitude of the displacement। ठीक है ना? जैसे मैं इस तरह, ये आपको इस तरह समझ में आएगा, एक ऑब्जेक्ट है, ये रिजाइड कर रहा है किसी सरफेस पे, ठीक है ना? तो ऑब्वियसली हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, इस डायरेक्शन में। देखो किसी एंगल पे हम एक्चुअली फोर्स लगा, एक बॉक्स है, रस्सी आपने उसके साथ टाई किया, तो रस्सी को आप खींच रहे हैं, थोड़ी ना इस डायरेक्ट अब नीचे बैठ के इसको खींचोगे, आप इस डायरेक्शन में रस्सी को खींचोगे, विच मीन यू आर अप्लाइंग दिस फोर्स एट सम एंगल विथ द डिस्प्लेसमेंट विच द ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल। ऑब्जेक्ट तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, विच मीन जो फोर्स आपने लगाया वो किसी एंगल थीटा पे है विद दिस डिस्प्लेसमेंट। कुछ आप देखोगे, आपने इस फोर्स लगाने के बाद आपने देखा कि ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल किसी टाइम के बाद इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, कुछ डिस्टेंस उसने एस ट्रेवल किया होगा या डिस्प्लेसमेंट एस उसने ट्रेवल किया होगा। ठीक है ना? तो देयरफॉर आप रिजॉल्व करो इस फोर्स को, तो एक कंपोनेंट ऊपर की जाने जो वेट को बैलेंस करेगा साइन थीटा, वो हमें नहीं चाहिए, हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए जो एक्चुअली इस डायरेक्शन में जाता है, दैट्स एफ कॉस
थीटा, ऊपर से एफ साइन थीटा, वो तो बैलेंस करेगा वेट को, उसको छोड़ो। तो देयरफॉर दिस कंपोनेंट इज इंपॉर्टेंट। वही मैं कह रहा हूं कि वर्क डन जो है ना हमारा बेटा, दैट इज डब्ल्यू बाय अ फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स in the direction of displacement and the magnitude of the displacement। तो सिंपली जो फोर्स डन आप यहाँ पे कहोगे, सिंपल वर्ड्स में कहोगे कि एक्चुअली जो वर्क डन होता है ना वो सिंपली है प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट। देखो ये कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, विच मीन यही दो कंपोनेंट, ये दो मिलके एक्चुअली वर्क डन को एक्चुअली बनाते, जो वर्क डन उसी की वजह से होता है। ऑब्जेक्ट चलेगा तो इस कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वजह से, देखो जब हम फोर्स लगाते हैं एक कंपोनेंट तो उसको वेट को बैलेंस करता है, तो ये कंपोनेंट रहता है जो एक्चुअली इसको मदद करता है चलने में, ठीक है ना। तो देयरफॉर जब भी ऑब्जेक्ट चला, कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, तब हम कहते हैं कि काम हुआ है। तो ठीक है ना, तो ये कहते हैं इनफैक्ट जो वर्क डन है, वर्क डन बाय द फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द direction of the displacement and the magnitude of the डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो वर्क डन क्या है, किसी भी फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ है, वो सिंपली किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द प्रोडक्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। सपोज अगर हम करेंगे कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट हो रहा है ना एक बॉडी पे, जिसकी वजह से वहां पे एक डिस्प्लेसमेंट एस प्रोड्यूस हो रहा है along द पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेंगे हम एक्स डायरेक्शन की, और अब ये कितना एंगल, ये थीटा एंगल बनाता है, दिस फोर्स मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। देन जो कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, एफ कॉस थीटा विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो देयरफॉर जो आप डब्ल्यू बोलोगे दैट इज सिंपली जो वर्क डन होगा वो बेटा क्या होगा, एफ कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है ना। सो देयरफॉर ये हमें एक्चुअली वर्क डन देता है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट्स डब्ल्यू इज इक्वलेंट एफ कॉस थीटा इनटू एस। यानी कि प्रिसाइजली हम कहते हैं कि जब किसी एंगल पे फोर्स लगाया जाता है, जब किसी एंगल पे आप फोर्स लगाओगे तब आप वर्क डन इस तरह निकालोगे, दैट्स एफ इज इक्वलेंट एफ कॉस थीटा इनटू एस, ठीक है ना। याद रखो इतना, ये पॉइंट आप जरूरी याद रखो, टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ फोर्स, यानी कि अगर हमने कैलकुलेट करना होगा वर्क डन बाय अ फोर्स, हम वो यूज ओनली द फोर्स कंपोनेंट विच इज अलोंग द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट, ये वाला कंपोनेंट यूज किया जाएगा, इतना याद रखना है। जब भी आपने फोर्स की वजह से वर्क डन निकालना है तो देयरफॉर कौन सा कंपोनेंट आपने यूज करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है टू द डिस्प्लेसमेंट वो हम नहीं लेते हैं, वो काम नहीं करता क्योंकि वो वेट को बैलेंस करता है, इसलिए हम उसको हम कंसिडर नहीं करते, हम इसी कंपोनेंट को कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट अब होगा इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, अब इसी डायरेक्शन आप यहीं से ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, इसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, यानी एक्चुअली वो स्पेशल केस बन के आएगा आपको सामने बेटा। अब ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, आपने फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगाया है, एफ भी इसी डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट भी वो इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, वो इसका एक्चुअली एक स्पेशल केस भी बनेगा, दैट्स यहाँ पे थीटा जीरो बन जाएगी। यहाँ पे देखो कुछ एंगल थीटा था एफ और एस के दरमियान, ठीक है ना। तो देखो बेटा यहाँ पे एफ और एस एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है ना, तो थीटा जीरो बन जाएगा। व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस जीरो वो बन जाएगा कॉस जीरो इज 1, सो इट सिंपली बनेगा वो एफ डॉट एस, ठीक है ना। इफ displacement is in the direction of applied force then थीटा क्या है बेटा, थीटा 0 डिग्री है ना। फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में एस है, तो देयरफॉर ऑब्वियसली थीटा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो देयरफॉर आपका डब्ल्यू क्या बन जाएगा, एफ कॉस 0 इंटू एस। कॉस 0 क्या बन जाएगा बेटा, कॉस 0 1 बन जाता है, तो देयरफॉर एफ डब्ल्यू इज इक्वलेंट एफ एस, ठीक है ना। इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो देयरफॉर वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरह लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वलेंट एफ डॉट एस, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, डॉट प्रोडक्ट फॉलो हो रहा है विच मीन्स वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो देयरफॉर डब्ल्यू इज इक्वलेंट एफ डॉट एस, तो ठीक ये एक्चुअली यहाँ पे हम देख सकते हैं वर्क जो है ना, इट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दस वर्क डन बाय अ फोर्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क डन एक्चुअली एक फोर्स काम जो कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, वो सिंपली किसके बराबर है, वो सिंपली बराबर है फोर्स इन डॉट डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है ना। आप इनको इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आप देख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखो, कंपोनेंट्स में आपको पता है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगल एफ और एस आप कंपोनेंट्स में लिखो। एफ के कंपोनेंट्स क्या होंगे, दैट्स अलॉन्ग, जब आप वो सिंपली अलॉन्ग एक्स एक्सीज, दैट्स एफ एक्स नहीं मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ पे, सॉरी बेटा, वो मैं इस तरह लिखता हूँ, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, ठीक है ना। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट लिखो बेटा, डिस्प्लेसमेंट किसके, एक्स आई plus yj, that's along the three x-axes, that's x-axis, this component x-axis, y-axis, z-axis, x-axis, y-axis, z-axis की जानिब ये components हैं, ठीक है ना। अब वर्क किसके बराबर है, as w is equivalent f dot s, ठीक है ना। तो देयरफॉर w के कंपोनेंट्स आपको क्या मिलेंगे, सिंपली इनको डॉट प्रोडक्ट इनके दरमियान आपने करना है, तो देयरफॉर इट इज एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, ठीक है ना, डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा है बेटा, जब भी डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो सिर्फ आई और आई, जे और के के दरमियान डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, बाकी के दरमियान हम नहीं करते, क्यों, वो जीरो बन जाते हैं, वो आपको ऑलरेडी पता है, पढ़ाया आपने। तो देयरफॉर आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई डॉट आई तो 1 बन जाएगा, तो इनके कंपोनेंट्स क्या बन जाएंगे, एक्स एफ एक्स, इसी तरह वाई एफ वाई, इसी तरह जेड एफ जेड। तो these are the components of, this is the component form of work, या वर्क को हम इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स तरह लिख सकते हैं। बाकी आपको पता आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1, के डॉट के इज 1, बाकी रेस्ट इज 0। ओब्वियसली वर्क जो आपको यहाँ से पता चला वो ओब्वियसली इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, चूंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, और ओब्वियसली डॉट प्रोडक्ट से भी दिखाता है, चूंकि आपने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट होता है तो देयरफॉर जो प्रोडक्ट क्वांटिटी वहाँ पे निकलती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। तो therefore obviously work is a scalar quantity with no direction. However work done by a force, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकता है, इसको हमने डिटेल में एक्चुअली आगे डिस्कस भी करना है, लेकिन फिलहाल आपने इतना याद रखना है, वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, वर्क डन कैन बी नेगेटिव और वर्क डन कैन बी जीरो, तीनों ये चीज़ें हो सकती है। तो वी विल डिस्कस दिस पार्ट इन अनदर दिस लेक्चर। इसी तरह चलो अब डायमेंशन और यूनिट्स की तरफ आते हैं। we'll discuss whole work first, then we'll move forward. तो therefore now dimensions और वर्क, dimensions किस पे डिपेंड करेंगे इसके, अब डायमेंशन यूनिट्स इसके एक्चुअली इन दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगी, फोर्स, क्योंकि वर्क डिपेंड्स ऑन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ डायमेंशंस एंड यूनिट्स, ठीक है ना, डायमेंशंस और यूनिट्स की बात करेंगे। अब वर्क किसके बराबर है, आपको पता है वर्क इज इक्वलेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स के डायमेंशंस क्या है, तो देयरफॉर वी नो दैट जो डायमेंशंस हमारे पास फोर्स की होती है, फोर्स के डायमेंशंस होते हैं एम एल टी रेज पावर -2, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट के क्या होंगे, सिंपली एक एल होगा। तो देयरफॉर नहीं, डब्ल्यू यहाँ पे लिखना है, मैंने क्या लिखा, फोर्स इज इक्वलेंट दिस इनटू दिस, तो देयरफॉर डब्ल्यू के डायमेंशंस क्या आपको मिलेंगे, एम एल स्क्वायर टी रेज पावर -2, सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वर्क। तो देयरफॉर दस डायमेंशनल पावर ऑफ वर्क इज एम एम एल स्क्वायर टी रेज पावर -2। अब जो यूनिट्स है आमतौर पर जैसे हमने वर्क के यूनिट्स डिस्कस किए थे, दो सिस्टम्स में हमने उनको एक्चुअली किया था। द यूनिट्स ऑफ वर्क्स विल बी आल्सो ऑफ 2 टाइप्स, इसमें भी हम एब्सोल्यूट यूनिट्स पढ़ेंगे और ग्रेविटेशनल यूनिट्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम एब्सोल्यूट यूनिट्स में पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट यूनिट्स, जिस तरह हमने फोर्स में पढ़े थे, फोर्स के भी हमने एब्सोल्यूट यूनिट्स पढ़े थे और ग्रेविटेशनल यूनिट्स पढ़े थे, इसी तरह हम यहाँ पे वर्क के भी एब्सोल्यूट और दिस ग्रेविटेशनल यूनिट्स पढ़ेंगे। अब एब्सोल्यूट यूनिट्स में, एब्सोल्यूट यूनिट में आमतौर पर बेटा हम क्या करते हैं, हम एसआई यूनिट या सीजीएस सिस्टम में हम पढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट वी विल डिस्कस एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में याद आपने रखना है, देखो बेटा एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, रिमेंबर दिस, जूल इज द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क इन एसआई सिस्टम, ठीक है ना। तो होता किसके बराबर है बेटा, यहाँ पे जूल किसके बराबर होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो जूल इज न्यूटन मीटर, ठीक है ना, यहाँ से आपको मिलता है इस इक्वेशन से। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट विच मीन डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, तो न्यूटन मीटर गिव्स अ जूल। तो ऐसा सिस्टम में वर्क का जो यूनिट है एब्सोल्यूट, ऐसा यूनिट में जो यूनिट का वर्क है वो है न्यूटन मीटर विच इज इक्वल टू जूल। तो
तो therefore 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, है ना, सीधा फार्मूला से आपको मिलता है W इज इक्वल एफ इंटू एस, एफ की न्यूटन हो गया और डिस्प्लेसमेंट के मीटर हो गया, तो therefore डिस्प्लेस दिस न्यूटन मीटर विच इज एक्चुअली जूल, तो therefore जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क इन एब्सोल्यूट सिस्टम। तो अब आप कब कह सकते हो कि 1 जूल काम हुआ है, वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल, लिख लेना आप खुद, मैं आपको इसी तरह बताऊंगा, वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल when a force of 1 newton is when a force of 1 newton moves a body through a distance of 1 meter in the direction of applied force, simple, quite simple। हम कहते हैं कि 1 जूल काम होता है कब, जब 1 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट 1 मीटर चलता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। यहाँ जब ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स लगाया जाता है तब ऑब्जेक्ट 1 मीटर चलता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब हम कहते हैं 1 जूल काम हुआ है। Once again, work is said to be 1 joule when a force of 1 newton is applied on an object such that the object moves through a distance and displacement of 1 meter in the direction of applied force, तब हम कहते हैं कि 1 जूल काम हुआ है, quite simple। इसी तरह आप उस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो उसको, W इज इक्वल एफ एस कॉस थीटा, उसमें भी F 1 न्यूटन होगा, S हो गया 1 मीटर, उसमें कॉस थीटा 0 लेना है, तो देयरफॉर कॉस 0 तो 1 है, वो तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है, उसको क्या करना है, वो भी आपको न्यूटन मीटर प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर इसी तरह CGS यूनिट हम देखेंगे, CGS, अब CGS में न्यूटन का क्या हो गया, डाइन हो गया, इसका क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया, तो डाइन सेंटीमीटर दैट इज अर्ग, तो देयरफॉर CGS में वर्क का यूनिट क्या होगा, अर्ग, which is equivalent to डाइन सेंटीमीटर, जो डाइन सेंटीमीटर के बराबर होता है। ऑब्वियसली इक्वेशन कौन हम यूज करें, W इज इक्वलेंट एफ इंटू एस, इसी से सारा कुछ निकलता है। देखो CGS में F डाइन और ये हो गया सेंटीमीटर, तो डाइन सेंटीमीटर गिव्स अस अर्ग, सो 1 अर्ग इज 1 डाइन सेंटीमीटर। अब आप दिस इज CGS एब्सोल्यूट यूनिट, तो देयरफॉर अब काम कब हम कह सकते हो कि 1 अर्ग काम हुआ है, तो देयरफॉर वर्क इज सेड टू बी 1 अर्ग व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डाइन इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट सच दैट इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि 1 अर्ग काम हुआ है जब ऑब्जेक्ट पे 1 डाइन फोर्स लगाया जाता है जिसकी वजह से वो 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब हम कहते हैं कि 1 अर्ग काम हुआ, क्वाइट सिंपल। फिर से में वन वर्क इज सेड टू बी 1 अर्ग व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 डाइन एक्चुअली मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना। तो देयरफॉर रिलेशन भी अगर आप देखोगे अर्ग और दिस जूल के दरमियान, 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 जूल आपने अभी देखा वो एक होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अब न्यूटन आपको पता है 1 न्यूटन कितने डाइनस के बराबर होता है, 10 रेज पावर 5 डाइनस, तो देयरफॉर 1 न्यूटन बन जाएगा 10 रेज पावर 5 डाइनस और इंटू 1 हो गया 10 रेज पावर 2 सेंटीमीटर्स, 1 मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर्स होता है ना, 10 रेज पावर 2 सेंटीमीटर्स, तो देयरफॉर ये बन जाएगा 1 जूल इज इक्वल टू 10 रेज पावर 7 डाइन सेंटीमीटर्स, दैट्स इक्वल टू 10 रेज पावर 7 अर्ग्स। तो देयरफॉर 1 जूल कितने अर्ग्स के बराबर होता है, 1 जूल होता है 10 रेज्ड पावर 7 अर्ग्स के बराबर। अब दूसरा यूनिट जो है वो है ग्रेविटेशनल यूनिट्स। नाउ ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ वर्क, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ वर्क, इनको प्रैक्टिकली में हम यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, वंस अगेन इसमें भी हम SI सिस्टम और CGS सिस्टम का सहारा लेंगे, तो वंस अगेन इसमें भी हम पहले SI सिस्टम की बात करेंगे। इन योर ग्रेविटेशनल यूनिट रिमेंबर वंस अगेन इक्वेशन तो वही रहेगी बेटा, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है ना। अब इक्वेशन तो वही है, W इज इक्वलेंट एफ इंटू एस। अब बताओ इन SI सिस्टम फोर्स क्या था, 1 किलोग्राम फोर्स, अगर आपको याद होगा ये हो गया 1 मीटर, तो देयरफॉर it was that's called as kilogram meter, remember kilogram meter is the SI unit in gravitational system का SI यूनिट जो है ना वर्क का, वो क्या है, किलोग्राम मीटर। किसके बराबर है किलोग्राम मीटर, यहाँ पे हो गया 1 किलोग्राम फोर्स इंटू 1 मीटर पड़ा है, चूंकि फोर्स का ग्रेविटेशनल ऐसा यूनिट है 1 किलोग्राम फोर्स और डिस्टेंस को हो गया डिस्प्लेसमेंट का 1 मीटर, तो 1 किलोग्राम फोर्स मीटर गिव्स अस किलोग्राम मीटर, ठीक है ना। इट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क इन ऑन दी, इसको MKS भी बोला जाता है, आमतौर पर ऐसा सिस्टम में किया बोला जाता है। चलो 1 किलोग्राम वर्क कब काम होता है, वर्क डन इज सेड टू बी 1 किलोग्राम मीटर व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम फोर्स
Remember, when a force of 1 kilogram force moves a body through a displacement of 1 meter in the direction of applied force. जैसे आपने ऊपर डिफाइन किया वैसे ही नीचे भी डिफाइन करना है कि वर्क हमारे पास 1 किलोग्राम मीटर है जब हम फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं जिसकी वजह से वो डिस्प्लेस किस डिस्टेंस से होता है, 1 मीटर डिस्टेंस से होता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, उसको हम कहते हैं 1 किलोग्राम फोर्स. फिर से मैं बता रहा हूं, वर्क डन इज सेड टू बी 1 किलोग्राम मीटर व्हेन a force of 1 kilogram force, 1 kilogram force moves a body through a distance of 1 meter in the direction of applied force. हमारे पास काम 1 किलोग्राम मीटर हुआ है जब 1 किलोग्राम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट हुआ जिसकी वजह से वो 1 मीटर चला इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, तब हम कहते हैं 1 किलोग्राम वर्क हुआ है. तो देयरफॉर आप फिर से मैं बता रहा हूँ, आप इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, F इज इक्वलेंट एफ एस कॉस थीटा. इसमें भी वंस अगेन ये बन जाएगा 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वलेंट 1 किलोग्राम फोर्स इंटू 1 मीटर इंटू cos 0. cos 0 तो 1 है, तो फिर वन सेकेंड आपको मिलेगा बेटा, वो क्या मिलेगा आपको 1 किलोग्राम मीटर ऐसे मिलेगा. अच्छा, ये कितने न्यूटन्स के बराबर होता है? 1 किलोग्राम फोर्स अगर आपको याद होगा 1 किलोग्राम मीटर, अब किसके बराबर है 1 किलोग्राम फोर्स. 1 किलोग्राम फोर्स कितने न्यूटन्स के बराबर होता है? 9.8 न्यूटन्स. ठीक है ना, दैट्स 9.8 न्यूटन्स इंटू 1 मीटर, दैट्स न्यूटन मीटर आ गया, दैट्स 9.8 जूल्स. तो देयरफॉर 1 किलोग्राम मीटर 9.8 जूल्स के बराबर होता है, याद रखना. 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वलेंट 9.8 जूल्स. ये इसी ऊपर वाली इक्वेशन से आपको मिला. इस इक्वेशन से 1 किलोग्राम फोर्स कितने न्यूटन्स के बराबर होता है? 9.8 न्यूटन्स, और बाकी मीटर तो सेम रहेगा. तो देयरफॉर 1 किलोग्राम मीटर इज सिंपल इक्वलेंट 9.8 जूल्स. इसी तरह सीजीएस सिस्टम में अगर हम बात करेंगे, सीजीएस सिस्टम एज फार एज ग्रेविटेशनल यूनिट इज कंसिडर्ड, तो सीजीएस सिस्टम में याद रखना ग्राम सेंटीमीटर, ये बन जाएगा ना, ये था किलोग्राम मीटर, यहाँ पे अब हमारा क्या बनेगा ग्राम सेंटीमीटर. ग्राम सेंटीमीटर हमारा सीजीएस यूनिट ऑफ सीजीएस ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क बन जाता है. तो वो किसके बराबर होगा बेटा? सिंपली सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? वह है ग्राम फोर्स इंटू 1 सेंटीमीटर. वो बन जाता है ग्राम सेंटीमीटर.